नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अब माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका है और ऐसे में देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और साथ ही जनसभाएं और रैलियों का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपचुनाव का जो मुकाबला है वो आम चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस बार मैदान में आजाद और मायावती के बीच टक्कर की यहाँ संभावनाएं जताई जा रही हैं और जिस तरह से आजाद ने लोकसभा चुनाव के दौरान नगीना से सीट जीत के जो सांसदी का चुनाव जीता है, उसके बाद जीत दर्ज करने के बाद सांसद बने, उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम चीजों को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आए, हरियाणा में ताल ठोकते हुए नजर आए। लेकिन अब फिर से उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से आजाद एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती लोकसभा चुनाव में करारी हार और करारी शिकस्त के बाद अब एक बार फिर से उपचुनाव में दांव आजमाती हुई नजर आ रही हैं और उपचुनाव में मायावती और आजाद एक ही विचारधारा के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही विचारधारा के जब दो नेता यहां चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, किस तरह से देखते हैं, पहले तो मायावती लोकसभा चुनाव के दौरान सभी सीटों पर हार जाती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आकाश आनंद को उसकी एक बड़ी वजह बताया जाता है, क्योंकि उनकी जो बयानबाजी थी, उनकी जो यहाँ पर हमला करने की टेक्निक थी वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव नजर आई और ऐसे में वो कुछ ऐसे शब्द बोल गए, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर गए जिनका यहाँ पर खुले तौर पर इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं था और ऐसे में आकाश आनंद को जब दरकिनार किया गया, मायावती की पार्टी को लोकसभा चुनाव में झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन आकाश आनंद की फिर से वापसी होती है और अब आजाद उनके साथ चुनावी मैदान में उनके विरोधी के तौर पर खड़े हैं। तो क्या लगता है कि दो एक ही विचारधारा के दो ये नेता आपस में जब लड़ेंगे तो किस तरह के परिणाम निकल कर सामने? देखिए मनीष, अगर पहली बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह के उपचुनाव हो रहे हैं उसको हम देखें तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कई कह सकते हैं मुख्य दल हैं, जिसमें बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, समाजवादी पार्टी वहां नजर आती है, आजाद वहां पर नजर आते हैं। आप जिक्र यहाँ पर मायावती का कर रहे हैं तो ऐसे मायावती भी एक समय उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य पार्टियों में से एक थी, लेकिन जिस तरह से वो कह सकते हैं 10-12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार उनका जनाधार खत्म हुआ है, जिस तरह से उनकी पार्टी जो एक समय अर्श पे होती थी वो फर्श पे आई है, उसने कहीं ना कहीं उनके वजूद पे सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि आप देखिए 2024 के चुनाव में आप देखें तो जिस तरह से बसपा 80 के 80 सीटों पर लड़ती हुई नजर आई, 400 से भी ज्यादा पूरे देश में कह सकते हैं लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उनको जो है ना के बराबर वोट मिले। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे अधिक बीजेपी के सामने कहा जाए या कांग्रेस के सामने कहा जाए, सपा के सामने कहा जाए, हमेशा से बसपा मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से उनका जनाधार खत्म हुआ है आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती को महज 8-9% के आसपास वोट मिला है और ये अपने आप में बताता है कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक था, यानी जो दलित वोट बैंक 22-23% उत्तर प्रदेश में नजर आता है और लगभग 20% के आसपास मायावती को मिलता रहा है जी। लेकिन अब दलित समुदाय का भी जो यकीन है, भरोसा है, वो मायावती से उठने लग गया है। आपने जिस तरह से सवाल किया कि उपचुनाव में जिस तरह से वो उतरे हैं, आकाश आनंद कोई बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं क्या, मायावती यहाँ बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मनीष कि यहाँ पर अगर हम पूरे माहौल को देखें तो नजर ये आता है कि जो जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए, जिस तरह से कह सकते हैं मैदान पर उतर जाना चाहिए था बसपा को, वो एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही, वो सक्रियता नजर नहीं आ रही। आप देखिए जरा, मायावती अभी भी खामोश नजर आ रही हैं, आकाश आनंद का कहीं पता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर हम देखें चुनाव को महज 6-7 दिन का वक्त रह गया, 7-8 दिन का वक्त रह गया है चुनाव प्रचार की अगर बात करें और 20 तारीख को चुनाव है, तो ऐसे में अब तक मायावती को, आकाश आनंद को ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां करनी चाहिए थी, अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहिए था। देखिए चुनाव में उतरना तो एक बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक सीट के ऊपर 15-15, 20-20, 30-30 लोग भी कई बार चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन उतरना काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने
किस तरह से जनता को जाकर कम्युनिकेट किया है, जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं उनको लुभाने का प्रयास किया है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है मनीष की बसपा जो है वो लगातार फेल्योर साबित हो रही है। आप जरा देखिए, कई सीटें ऐसी हैं पश्चिम यूपी में, एक समय बसपा का जो कह सकते हैं कि दबदबा रहता था। कुदर की सीट की अगर बात करें जहां पर सपा जीतने के दावे कर रही है, उस सीट पर बसपा पार्टी ने कई बार जीत दर्ज की, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो उस तरह का प्रचार प्रसार नजर नहीं आता, उस तरह की कह सकते हैं जो सक्रियता है वो दिखाई नहीं पड़ती, जिससे ऐसा लग रहा है कि बसपा जिस तरह से अपने आप को जो साइड लाइन उसने कर लिया है, तो महज वो चुनाव लड़कर खाना पूर्ति पूरी करना चाहते हैं, उससे ज्यादा उनका कुछ बनता हुआ नजर मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बसपा अब मैदान में पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो कहीं ना कहीं आजाद एक तरह से पूरी तरह से फिर से कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अपने प्रत्याशियों के लिए जिस तरह से यहाँ मीरापुर की सीट की अगर बात कर लें, यहाँ पे गाजियाबाद की खैर सीट की बात कर लें, कुंदर की सीट की बात कर लें, तो इन पर ताबड़तोड़ प्रचार और रैलियां जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो आजाद खुद भी कहीं ना कहीं छुटमुलपुर से आते हैं और छुटमुलपुर के होने के नाते पश्चिमी यूपी पर आजाद की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे में नगीना भी उसी इलाके से जुड़ा हुआ यहाँ पर क्षेत्र माना जाता है, जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र माना जाता है, जहां से आजाद ने सांसदी का चुनाव लड़ा, ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक हासिल करके जीत हासिल करी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी पर जिस तरह से पकड़ आजाद अपनी मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आजाद एक तरह से समाजवादी पार्टी को भी चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए सर, तो जिस तरह से अखिलेश यादव 5 सीटों पर अपनी जीत का दावा खुले तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की छोड़ी हुई सीटें हैं, जिनमें से कहीं ना कहीं बात की जाए तो अब कुंदर की भी सीट है, और यहाँ पर बात की जाए तो करहल की भी सीट है, जो कि अखिलेश यादव की खुद की सीट रही है। तो क्या लगता है, क्या आजाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, वाकई में इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि जब से आजाद ने नगीना सीट को जीता, उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि आजाद जो है वो शायद यूपी के अंदर दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर गए। आपको याद होगा कि जिस तरह से आकाश आनंद ने उनका मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी कि भाई जिस आदमी ने एक पंचायत तक का चुनाव नहीं जीता, उसके बारे में मुझे नहीं लगता बात करनी चाहिए। और मैं ठीक से जानता भी नहीं हूं कि आजाद कौन है, लेकिन जब नगीना पे चुनाव होता है, आजाद वहां से अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ चला जाता है, बीजेपी खिलाफ होती है, बसपा खिलाफ होती है। इन सबको कह सकते हैं हराकर आजाद वहां पर लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करते हैं, जो ये बताता है कि आजाद के पक्ष में जो माहौल बना, जो फजा बनी, उसने कहीं ना कहीं बसपा समेत तमाम जो सियासी दल हैं उनकी जो है बोलती बंद कर दी। अब यहाँ पर आजाद जिस तरह से कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर उनका एक जनाधार जरूर नजर आता है, तो क्या ऐसे में जिस तरह से हम देखें कि उपचुनाव में कोई इम्पैक्ट वो छोड़ पाएंगे? और चूंकि बसपा और आजाद का जो वोट बैंक है वो एक ही तरह का नजर आता है, तो यहाँ पर अगर दोनों दल साथ मिलकर लड़ते तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते। लेकिन आजाद ने बारंबार कहा है कि बहन जी ने कभी भी उनको याद नहीं किया, बहन जी अगर साथ लेकर चलती तो शायद और बेहतर होता हुआ नजर आता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम आजाद को देखें, वो अकेले दम पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं सपा का जिक्र आप कर रहे हैं, आप लगातार इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं अखिलेश यादव अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। इसमें से अगर इक्का दुक्का सीटें या एक भी सीट अगर आजाद को मिलती विधानसभा उपचुनाव में, तो शायद यहाँ पर अखिलेश यादव का पल्ला जो है वो भारी होता हुआ नजर आता, अखिलेश यादव ज्यादा मजबूत नजर आते। क्योंकि देखिए, जब तक आप साथ हैं तभी तक आप खास हैं, अलग अलग होकर लड़ेंगे। आपने देखा हरियाणा चुनाव में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़े, खामियाजा भुगतना पड़ा कि जो कांग्रेस चुनाव जीतने वाली थी उसको वहां पर हार के अपनी स्वीकार करनी पड़ी, सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जो सत्ता का ख्वाब कांग्रेस पार्टी सजा रही थी हरियाणा के लिए, वो उससे चिंता हुआ दिखाई पड़ा। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, 9 सीटें हैं यहाँ पर। अखिलेश यादव अगर बड़ा दिल दिखाते, चूंकि पहले भी लगातार ये बात चलती रही है कि आज़ाद बारंबार अखिलेश को अपना बड़ा भाई कहते रहे, उनके साथ चलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अगर वो उनके सपोर्ट में आ जाए तो यहाँ मायावती के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि सपा का जो जनाधार है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 37-38 सीटें जो है वो सपा कीमे के पास आई हैं, 6-7 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं और 1 सीट आजाद के पास भी आई है। तो ऐसे में अगर ये दल
जी साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ें। तो यहाँ पर जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव देते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और जाहिर बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव साथ रहे, यहाँ पर अगर आज़ाद भी उनके साथ हो जाते हैं तो ये हो सकता है कि दलित वोट बैंक कह सकते हैं कि अब तक मायावती के पास रहा है, वो भी छिटक कर पूरी तरह से इस तरफ आ सकता है। तो अभी आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीति कह सकते हैं कई तरह की करवटें बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ उपचुनाव है। आने वाले दिनों में 1-1.5 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मायावती, जिनको लगातार बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है, इन उपचुनाव में कुछ कमाल अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से उनकी राजनीति जो है वो लगभग स्टॉप होती हुई नजर आई। क्योंकि आपने देखा हरियाणा में चुनाव लड़ने पहुंच जाती है, वहां उनका कुछ नहीं हुआ। लोकसभा में चुनाव लड़ा, वहां उनका कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में इससे पहले चुनाव लड़ा, 1-2 सीटें उनके पास है उत्तर प्रदेश में, वहां भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में अब मायावती के सामने बड़ा विकट संकट है, क्या वो करें क्या वो ना करें। क्योंकि जिस तरह से उनकी लगातार हार हो रही है, जिस तरह से उनके लगातार लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में मायावती इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में आजाद और मायावती की राहें भी एक तरफ कह सकते हैं एक जैसी होती हुई नजर आए, या फिर ये भी हो सकता है कि मायावती अब इंडिया गठबंधन में अपना जो कह सकते हैं भविष्य है वो तलाशती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में मायावती चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में हार, उसके बाद हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करने के बाद हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरह से उपचुनाव को लेकर माहौल उत्तर प्रदेश की सियासत में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि मायावती अगर समय रहते किसी दल के साथ जुड़ जाती हैं या किसी गठबंधन के साथ जुड़ जाती हैं, तो उनके लिए उनका सियासी भविष्य काफी ज्यादा सुनहरा हो सकता है। और ऐसे में अगर वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं आजाद उनके लिए एक बड़ी चुनौती जिस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आजाद उनको एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं मात देते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से दलितों और जो वंचितों की राजनीति मायावती करती हुई नजर आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।